हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम कंचन एंड यू आर वाचिंग केएस क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे कि वैश्वीकरण क्या होता है और वैश्वीकरण के क्या गुण और क्या अवगुण हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वैश्वीकरण है क्या। तो वैश्वीकरण शब्द वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सुनाई देने लगा है। अगर आप आसपास देखोगे तो आपको वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण ये शब्द बार बार सुनाई देता होगा। और इसका मतलब ये होता है कि एक देश का अन्य देश के साथ संबंध, चाहे वह राजनीतिक हो, चाहे वह आर्थिक हो, चाहे वह व्यापारिक हो, तो किसी भी तरह का जो संबंध होता है उसको हम वैश्वीकरण कहते हैं। तो वैश्वीकरण में होता क्या है विशेष रूप से? तो वैश्वीकरण में आप देखोगे कि एक देश से दूसरे देश में पूंजी का प्रवाह यानी पैसों का प्रवाह, वस्तुओं का प्रवाह, लोगों का आवागमन, तो ये सारी चीज़ें ही वैश्वीकरण कहलाती हैं। और वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें विश्व बाजारों के बीच पारस्परिक निर्भरता पैदा होती है और व्यापार देश की सीमाओं में सीमित न रहकर विश्व व्यापार में विद्यमान तुलनात्मक लागत लाभ अवस्थाओं का विदोहन करने की दिशा में अग्रसर होता है। इसका मतलब क्या होता है कि एक देश की दूसरे देश पे निर्भरता बढ़ती है। एक देश दूसरे देश से अपने ज़रूरतों की चीज़ें मंगा सकता है। पहले लोग अपने ही देश में कार्य करते थे, लेकिन अब वैश्वीकरण की प्रक्रिया से लोग किसी भी देश में जाकर रह सकते हैं, वहाँ जाकर काम कर सकते हैं। इवन जो राजनेता होते हैं वो एक देश से दूसरे देश में जाते हैं और अपने विचारों को प्रकट करते हैं। तो हम सीधे शब्दों में देख सकते हैं कि वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसने विभिन्न के अलग अलग देशों को एक साथ जोड़ दिया है, जिसे एक विश्व बाजार की संज्ञा भी दे दी जाती है। तो विद्वानों ने अपने दृष्टिकोण के आधार पर वैश्वीकरण को परिभाषित करने की कोशिश की है। तो एडवर्ड एस हरमन ने कहा कि वैश्वीकरण विभिन्न सीमाओं के आर पार कंपनियों के विस्तार की एक प्रक्रिया है, जिसके जरिए आर्थिक संबंधों का होना जारी है और जिससे निरंतर विकास हो रहा है। और जैसे जैसे वैश्वीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है वैसे वैसे उसमें चेंजेस आ रहे हैं। आप देखोगे हमारे खाने पीने में, हमारे रहने में, हमारे घूमने फिरने में कितना चेंजेस आया है। तो ये किसके कारण हुआ है? वैश्वीकरण के कारण। क्योंकि वैश्वीकरण में क्या होता है कि जब हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं, वहाँ के लोगों का रहन सहन, खाना पीना देखते हैं, तो वही चीज़ें हम एडॉप्ट कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, किसी भी देश की संस्कृति पे फ़र्क पड़ता है। तो ये भारत के साथ ही नहीं बल्कि अलग अलग देशों के साथ भी होता है। जैसे कि आप अंग्रेज़ों को देख सकते हो, आजकल जो मथुरा के पास आप देखोगे कितने सारे अंग्रेज़ हैं जिन्होंने हमारे कल्चर को अपनाया है। तो ये सब किसके कारण पॉसिबल हुआ है? ये सब वैश्वीकरण के ही कारण पॉसिबल हुआ है। अब यहाँ पर बात करते हैं हीरोड, तार्थल और रॉबर्ट ने क्या कहा है। तो उनका ये कहना है कि यह वह प्रक्रिया है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को एक काल्पनिक एकीकृत वैश्विक बाजार में ले जाने की असमान और अंतरपूर्ण प्रक्रिया है। यानी यहाँ पर ये कहना चाहते हैं, एक तरह से जब हम विश्व का बाजार बना रहे हैं तो उसके अंदर हमने वैश्वीकरण को आयाम दिया है। इसके जरिए विभिन्न देश आपस में जुड़ गए हैं। तो ये परिभाषाएं हैं। तो जब भी हम कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो उसके अंदर पहले हम बताते हैं कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या है, यानी कोई भी टॉपिक हो उसका अर्थ बताते हैं। आफ्टर देन हम उसके बारे में परिभाषाएं देते हैं। फिर जो भी पूछा है गुण, अवगुण या विशेषताएं, तो उनके बारे में हम बताते हैं। तो हम देखते हैं वैश्वीकरण की कुछ विशेषताएं। तो आज हम जिस वैश्वीकरण की बात कर रहे हैं तो इसकी उत्पत्ति लगभग 26 वर्ष पहले ही हो चुकी थी, जब आपकी बहुराष्ट्रीय कंपनियां बनी थी, एमएनसी कंपनियां बनी थी और अनुदारवादी आंदोलन हो रहे थे। तभी बाहर के जो देश हैं, बाहर की जो कंपनियां हैं, उन्होंने अपने चंगुल में अलग अलग देशों को फंसा लिया था। तो जिसके प्रणेता ब्रिटेन के फीचर, जर्मनी के कोहल, अमेरिका के रोनाल्ड रीगन थे। तो बहुराष्ट्रीय निगम और बैंक संपूर्ण विश्व में अपने विस्तार करने लगे।
अब क्या हुआ, जब धीरे धीरे एमएनसी कंपनियां बनी, बैंक बने, वर्ल्ड बैंक, WTO, तो इन सब ने क्या करा, धीरे धीरे विश्व के अन्य देशों में फैलने लगे और पूंजी एवं मुद्रा पर लगे प्रतिबंधों को तोड़ते हुए निवेश और व्यापार के लिए खुले द्वार का नारा बुलंद करने लगे। तो इनका ये मानना था कि कोई भी कंट्री किसी भी देश को ना रोके, वो दूसरे देश में जाकर अपने पैसे को लगा सके, अपनी कंपनियां स्थापित कर सके। आप देख सकते हो हमारी कंट्री में भी बहुत सारी एमएनसी कंपनियां हैं, यानी वह कंपनियां होती क्या है, वो कंपनियां किसी दूसरे देश की होती हैं और उनकी ब्रांचेस हमारे देश में भी होती है। तो अगर हम बात करें पश्चिमी देशों को इससे क्या प्रॉफिट मिलता है, तो पश्चिमी देशों को इससे बहुत प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि उन्हें हमारे जैसे विकासशील देश में मज़दूर सस्ती कीमत पे मिल जाते हैं, साथ ही उन्हें जो ज़मीन चाहिए वो भी उन्हें सस्ती उपलब्ध हो जाती है। इससे वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाकर अपने देश में चले जाते हैं। और अगर हम बात करें एमएनसी कंपनी की, अगर हम किसी देश में खोलते हैं तो हमें डिपेंड होना पड़ता है। अमेरिका जैसे अगर हम देश में खोलेंगे तो वहाँ की जो प्रति व्यक्ति आय है, पर कैपिटा इनकम है, वो हमारी कंट्री से बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पर हमें जो लेबर है वो महंगी मिलेगी, तो हमें वहाँ पर घाटा हो सकता है। तो इस तरह से जो पश्चिम के देश थे वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए नारा देने लगे थे कि सभी देशों को ये वैश्वीकरण की प्रक्रिया अपना लेनी चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि मुक्त बाज़ार अपनाओगे तो विकास दर में वृद्धि होगी। मुक्त बाज़ार क्या होता है कि कहीं पर भी हम अपना जो बाज़ार है वो सेटअप कर सकते हैं, किसी भी कंट्री में जाकर हम चीज़ों को बेच सकते हैं। तो उनका यही कहना था कि विकास से निर्धनता कम होगी, अगर विकास ज़्यादा होगा तो गरीबी कम होगी, और निर्धनता में अगर कमी आएगी तो लोकतंत्र को ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। तो उन्होंने विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की और बाजारोन्मुख मुक्त अर्थव्यवस्था को गतिशीलता प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF, वर्ल्ड बैंक की भूमिका में परिवर्तन करने लगे। यानी इन्होंने क्या करा, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जैसे IMF, WTO, विश्व बैंक, तो इसके अंदर अपने हिसाब से नीतियाँ तय की जिससे इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके। तो वैश्वीकरण की कुछ ऐसी विशेषताएं जिनसे हमें पता चलता है कि किस तरह से जो विश्व अर्थव्यवस्था है उसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था की स्थापना की है। तो आप देखोगे यहाँ पर पहला पॉइंट, श्रम बाजार विश्वव्यापी हो गया है। वर्ष 1965 में लगभग 7 करोड़ 50 लाख लोग एक देश से दूसरे देश में रोजगार की दृष्टि से प्रवासित हुए थे, जिनकी संख्या वर्ष 1999 तक बढ़कर 12 करोड़ हो गई। यानी यहाँ पर हम बात करते हैं श्रम बाजार होता क्या है। जब एक देश के मज़दूर दूसरे देश में काम करने के लिए जाते हैं तो उसको हम श्रम बाजार कहते हैं। तो आप देख सकते हो 1965 में सिर्फ 7 करोड़ लोग थे जो एक देश से दूसरे देश में जाते थे रोजगार के लिए, और अब इनकी संख्या बढ़कर 12 करोड़ हो गई है 1999, अब तो और ज़्यादा हो गई है। तो अब देखते हैं कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जिनके माध्यम से पहले उत्पादित सेवा, तकनीक, पूंजी आदि का आवागमन होता था। पहले क्या था कि जो MNC कंपनियां थी वो क्या करती थी, टेक्नोलॉजी, पैसे को हमारे देश में लाती थी। अब इनको कौन करता है, अब इन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक देश से दूसरे देश में फैलाया जाता है। तो इसके अंदर विभिन्न प्रकार के विशेषज्ञ होते हैं, प्रबंधक होते हैं, कुशल और अर्धकुशल श्रमिक होते हैं। ठीक है, तो इनकी जो शाखाएं हैं वो एक देश से दूसरे देश में फैली हुई होती हैं और ये इनको एक देश से दूसरे देश में फैलाने का काम करते हैं, और इनमें विशेषज्ञता होती है जिसकी वजह से ही ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं। तो श्रम बाजार की मांगों को पूर्ण करने के अनेक व्यवस्थित माध्यम तैयार हो गए हैं। अगर आप देखोगे कि काफ़ी सारे एजेंट हैं जो एक देश से दूसरे देश में मज़दूरों को भेजने का काम करते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं कि दुबई जैसे देशों में आप देखोगे भारत के बहुत मज़दूर पाए जाते हैं। तो किसकी वजह से पॉसिबल है
क्योंकि यह एजेंट हैं जो एक देश से दूसरे देश में लोगों को लुभावने ऑफ़र देते हैं और उन्हें वैध और अवैध तरीके से विदेशों में भेज देते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की दूर दराज पहुंचने एक वैश्वीकरण संस्कृति की स्थापना की है। आप देख सकते हो जीन्स, टी शर्ट, फास्ट फूड, पॉप संगीत, हॉलीवुड फिल्म, सैटेलाइट टेलीविज़न, तो ये सब आजकल जितने भी युवक हैं, जितने भी टीनेजर्स हैं, उनकी पहली पसंद है, भले ही वह दुनिया के किसी भी कोने में हो। तो आज एक प्रकार से संपूर्ण विश्व की संस्कृति बन गया है। इतना ही नहीं, भ्रष्टाचार एवं अपराध करने के माध्यम अब संपूर्ण विश्व में एक समान हो गए हैं। तो हमें भ्रष्टाचार और अपराध के भी मामले सभी देशों में मिलते हैं। तो ब्रेन ड्रेन से प्रारंभ हुई पेशेवरों के आने जाने की प्रक्रिया अत्यधिक तीव्र हो गई है। अब ये क्या होता है, ब्रेन ड्रेन क्या होता है? हमारे देश में जो अगर कोई भी बच्चे हैं, चाहे डॉक्टर हैं, चाहे इंजीनियर हैं, वह बच्चे काफ़ी अच्छी पढ़ाई कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, अपनी योग्यता को ज़्यादा यूटिलाइज़ करने के लिए बाहर की कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और दूसरे देश में चले जाते हैं। तो आज वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षाविद तो विदेशों की ओर आकर्षित हो रही हैं। साथ ही वकील, अकाउंटेंट, वास्तुविद, बैंकर, कंप्यूटर विशेषज्ञ, ये भी हमारे देश से धीरे धीरे जाते जा रहे हैं। आप देखोगे कि जो शिक्षा है उसका भी वैश्वीकरण हो गया है। अमेरिका जैसे औद्योगिक देशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने जो विदेशी विद्यार्थी जाते हैं, उनमें से अधिकांश वहीं रह जाते हैं। अगर सपोज़ करो इंडिया से काफ़ी सारे बच्चे अमेरिका में एजुकेशन लेने जा रहे हैं, बाद में क्या करते हैं, वो वहीं पे शिफ्ट हो जाते हैं। दूसरी ओर आज अनेक विकासशील देशों के शिक्षा संस्थानों के पाठ्यक्रम भी बाहर के देशों जैसे ही हो गए हैं, तो जिससे यहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थी विश्व में कहीं भी रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। यानी यहाँ का जो पढ़ा हुआ बच्चा है वह कहीं पर भी रोजगार प्राप्त कर सकता है। तो इस तरह से एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ व्यापार करती है। लोग क्या कहते हैं, अपने रोज़गार की तलाश में जाते हैं, वहाँ कंपनियाँ स्थापित करते हैं। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो रही हैं। यातायात और संचार साधनों में हुए क्रांतिकारी विकास के कारण भी भौगोलिक दूरियां कम हो गई हैं। अब न केवल व्यापार, तकनीकी एवं सेवा क्षेत्र, बल्कि लोगों का भी सीमा पार आना अब बहुत इजी हो गया है। कंप्यूटर और इंटरनेट ने पूरी दुनिया को एक साथ जोड़ दिया है। तो इन सब के लिए कौन काम करते हैं? एक तो विश्व व्यापार संगठन, बहुराष्ट्रीय कंपनियां और कुछ गैर सरकारी संगठन होते हैं। इनका जाल पूरे संपूर्ण विश्व में व्याप्त होता है। तो ये एक देश से दूसरे देश में लोगों को पहुंचाने का काम करते हैं और साथ ही लोगों द्वारा जो भी चीज़ें अडॉप्ट की जाती हैं तो वह एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पहुंचाई जाती हैं। तो यहाँ हमने यही समझा कि जो वैश्वीकरण है वो क्या है, एक देश का अन्य देशों के साथ व्यापारिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक जुड़ाव, यही वैश्वीकरण है। और वैश्वीकरण की प्रक्रिया आज विश्व में बहुत तेज हो गई है और इसके कारण एक नेटवर्क सा हो गया है। विश्व बाजार के रूप में पूरा देश बदल गया है। यानी पूरा विश्व व्यापार के या विश्व बाजार के रूप में हम देख सकते हैं। तो ये थी मेरी वैश्वीकरण और उसकी विशेषताएं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वैश्वीकरण के क्या क्या गुण हैं, क्या क्या अवगुण हैं, उसके डिसएडवांटेज, एडवांटेज, उनके बारे में बताऊंगी। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग KS क्लासेस।